गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा पढ़ा था उसमें हम लोगों ने 3 उसके मेथड्स पढ़े थे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकता है मुझसे। आज हम लोग बात करेंगे अपने इस मेथड के लास्ट मेथड की, क्या है जो है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। इसमें 2 मेथड्स होते हैं, मेलिंग मेथड और इन्यूमरेटर्स मेथड। ठीक है, क्वेश्चनरी के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपना जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसे क्वेश्चनरीज मेथड कहते हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ क्वेश्चनरी कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। इसमें क्वेश्चनरी का मतलब क्या होता है? क्वेश्चनरी मतलब होता है एक फॉर्मेट बनाना, एक पेपर पे क्वेश्चंस लिख लेना जो आपको उस इन्फॉर्मेंट से, जो भी आपको उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी से, उससे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको निकलवानी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस एक पेपर पर लिख लेना, उसे क्वेश्चनरी कहते हैं। देयर आर 2 वे ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी के हिसाब से 2 वेज दिए हुए हैं आपकी बुक में, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चनरी वाला जो क्वेश्चनरी की थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें पहला है मेलिंग मेथड, दूसरा है इन्यूमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड लिए ऐसा कभी बहुत होता है कि आपके पास कहीं जिस आदमी से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो काफ़ी दूर रह रहा है, आप उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है, टाइम की कमी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप उसके पास तक खुद पर्सनली नहीं जा पा रहे हैं, इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेथड यूज़ किया जाता है जहाँ पे मेलिंग मेथड का बात आती है। मेलिंग मेथड, मेलिंग से आप समझ ही रहे होंगे, ईमेल के माध्यम से जो भी आप अपना क्वेश्चंस आपने जो इन्फॉर्मेंट से जो भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस तैयार किए हैं वो आप ईमेल के माध्यम से उस आदमी को भेज देंगे और वो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपना जो उसका आंसर होगा वो आपको दोबारा मेल कर देगा। उसे मेलिंग मेथड कहते हैं। सिंपल सी बात है। मेलिंग मेथड, मेल के माध्यम से जो भी आप क्वेश्चंस पर्सन को भेज रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग, उसे मेलिंग मेथड कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? अंडर दिस मेथड क्वेश्चनरी आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स। क्वेश्चनरी मतलब समझ रहे हो? क्वेश्चनरी मतलब होता है फॉर्मेट, वो फॉर्मेट जिसमें आपने क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जो फॉर्मेट में आपने, जैसे ये पेपर है, इस पर आपने क्वेश्चंस लिख लिए 1 2 3 4 करके, जो भी आपको क्वेश्चंस उससे पूछने हैं वो क्वेश्चंस आपने लिख लिए और वो क्वेश्चंस आपने उसको मेल कर दिए। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनरी आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स, वो आपने मेल कर दिए। आ लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनरी गिविंग द पर्पज ऑफ, उसके साथ एक लेटर अटैच कर दिया जिसमें आपने लिख दिया कि क्या पर्पज़ है आपकी इंक्वायरी करने का, वो आपने अटैच कर दिया उस क्वेश्चनरी के साथ। ठीक है, तो वो जो मेल कर रहे हैं उसे मेलिंग मेथड कहते हैं। द इन्फॉर्मेंट हैड नोट्स द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन एंड रिटर्न द कंप्लीट क्वेश्चनरी टू द इन्वेस्टिगेटर। उसके बाद क्या होता है, आपने मेल कर दिया, आपने जो भी क्वेश्चंस पूछने थे उस इन्फॉर्मेंट से आपने वो मेल कर दिया, अटैचमेंट भी ऐड कर दिया। ठीक है, इंक्वायरी किस बिहाफ पे आप इंक्वायरी कर रहे हैं वो आपने अटैच कर दिया साथ में। अब क्या होगा, अब वो जो इन्फॉर्मेंट है उसने वो रिसीव कर लिया और आपके क्वेश्चंस के अगेंस्ट में उसने जो आंसर्स दिए हैं वो आपको दोबारा रिटर्न कर देगा और आपको भेज देगा, जिससे आप उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे और उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये भी एक मेथड होता है प्राइमरी मेथड में, ये भी एक छोटा सा पार्ट है मेलिंग मेथड भी। इसके क्या मेरिट्स होते हैं और क्या डिमेरिट्स होते हैं? मेरिट मतलब इकोनॉमिकल होता है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं आना नहीं है, ठीक है, कहीं कुछ खर्चा नहीं करना है, आराम से आप घर बैठे बैठे भी किसी की भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उसके मेल के माध्यम से। ओरिजिनल होता है जिससे आप डायरेक्ट उसी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जिससे आपको चाहिए, आपने उसी को मेल किया है, वही आपको उसका जवाब देगा, तो वो ओरिजिनल भी होते हैं डाटा। वाइड कवरेज, आप एक साथ कई लोगों से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप यहाँ बैठे बैठे आप देश क्या विदेश में भी किसी से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो वाइड कवरेज, बहुत बड़े एरिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप इस मेलिंग मेथड से आप जो है किसी भी आदमी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके मेरिट्स होते हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं क्या मेरिट्स हुए। डीमेरिट्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने आपको जिससे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है
वो इंटरेस्टेड नहीं है आपको इन्फॉर्मेशन देने में, तो इंटरेस्ट की भी प्रॉब्लम होती है। एक्यूरेसी कभी कभी कम हो जाती है। मान लो किसी ने गलत जवाब दे भी दिया, आपने कोई सवाल ऐसे डिफ़िकल्ट सवाल पूछ लिए जिसके जवाब में वो सही जवाब नहीं दे पाया, तो एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। इसलिए हमेशा ये क्वेश्चनरी मेथड में ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए जो भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे वो आसान भाषा में होने चाहिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आदमी उसके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सही से दे सके। तो कभी भी इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो कभी भी टफ़ लैंग्वेज में ना हो, वो हमेशा आसान लैंग्वेज में हो, ताकि उसकी एक्यूरेसी बनी रहे। टफ़ लैंग्वेज में होंगे तो वो कभी कभी मिसमैच भी हो सकता है, आप कुछ और पूछना चाह रहे हो वो किसी और चीज़ का जवाब दे दे, तो एक्यूरेसी रेट भी कम हो जाता है कभी कभी, और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। मान लीजिए वो अवेलेबल नहीं है, कभी मिला कभी नहीं मिला, कभी उसने मेल चेक किया कभी नहीं चेक किया, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कभी कभी कम हो जाती है। तो एक तो होता है मेलिंग मेथड, समझ गए होंगे आप। दूसरा होता है इनेमुलेटर्स मेथड। इनेमुलेटर्स मेथड, ये मेथड देखिए सबसे ज़्यादा ऐसे सेंसस जानते हैं, जनगणना के टाइम पे ये मेथड बहुत यूज़ होता है। इसमें मान लीजिए आप खुद नहीं जा रहे हैं, मेल भी नहीं कर रहे हैं, किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनरी इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, द इनोमिनेटर्स हिमसेल्फ अप्रोचेस द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनरी। आप खुद जा रहे हैं या आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, वो जाके आपका जो डाटा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सामने वाले आदमी से कलेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने जनगणना की बात करी, जनगणना में क्या होता है, गवर्नमेंट जनगणना कराती है ना। मैं मान लो गवर्नमेंट हूँ, मैं एक जनगणना करा रहा हूँ, तो मैं पूरे देश में तो अकेले इधर नहीं जा सकता, मैं खुद तो हर जगह नहीं घूम सकता। मैं किसी के पास 1-2 10 लोगों के पास चला जाऊँगा, बाकी के पास कैसे पहुँचूँगा? उसके लिए मैंने रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, आपने देखा होगा, ऑफिसर्स आते हैं जनगणना के लिए सवाल पूछने के लिए। उनके हमें क्वेश्चंस होते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कौन हेड है घर का, कितने बच्चे हैं, कौन कितना पढ़ा हुआ है, कौन कितना नहीं पढ़ा है, लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट, कौन रोज़गार है, किसको नौकरी है, किसके पास नौकरी नहीं है, कौन क्या नौकरी कर रहा है। वो सारी जो क्वेश्चनरीज पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, वो इनोमिनेटर्स मेथड के अंदर ही आता है। गवर्नमेंट के, वो तो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है ना, गवर्नमेंट जनगणना करा रही है, उसके बिहाफ पे वो आ रहे हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको दे रहे हैं। ये होता है इनोमिनेटर्स मेथड। ठीक है, समझ गए। इसके क्या मेरिट्स होते हैं? वाइड कवरेज, सही बात है। आप देखिए पूरे देश में जनगणना होती है और कितनी जल्दी उसको कवर कर लिया जाता है। अब सब लोग जानते हैं जनगणना जो है हर 10 साल में होती है, तो वाइड कवरेज भी हो जाती है आराम से। एक्यूरेसी भी होता है, आप जिससे पूछ रहे हो, आप सामने खुद जाके पूछवा रहे हो या अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हो, तो सामने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी से कर सकते हैं। बिल्कुल सामने जाके आप उससे पूछवा रहे हो किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव से, तो उम्मीद करते हैं कि वो जो आपको दे रहा है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही होगी। और आप सामने देख भी रहे हो कि हाँ उनके घर में, आपने कहा ठीक है आपके घर 5 लोगों का दिखाई, 5 लोग कौन कौन हैं, उन्होंने दिखाया ये हैं, मेरा बेटा है, मेरे पति हैं, मेरे ये हैं, तो उन्होंने 5 लोग दिखा दिए। आप एक्यूरेसी भी होती है, पर्सनल कांटेक्ट भी बनता है। आप खुद जाके पूछ रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो, लोगों से जाके खुद पूछ रहे हो, तो पर्सनल कांटेक्ट भी बन जाता है आपका। तो क्या क्या मेरिट्स है? वाइड कवरेज, बड़ी पैमाने पे आप कर सकते हो, एक्यूरेसी भी रेट भी होता है इसमें, और पर्सनल कांटेक्ट भी आप किसी भी इन्फॉर्मेंट जिससे भी आप पूछ रहे हो उसे बना सकते हो। एक्सपेंसिव तो होता है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव आप भेजोगे उसका भी आने जाने का खर्चा भी आप दोगे। ऑफिसर्स जो भी गवर्नमेंट जो है ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है जनगणना के लिए, उनको एक्सपेंसेस भी देती है, आने जाने का खर्चा भी देती है, उनकी सैलरी भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो एक्सपेंसिव भी होता है। आप खुद जाओगे तब भी एक्सपेंस खर्च करोगे। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम मतलब आपको थोड़ा सा जो है टाइम टेकन हो जाता है, मतलब कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। पूरे देश में जनगणना करनी है तो टाइम भी लग सकता है थोड़ा सा। पार्शियल भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव आपने भेज दिया जो सामने वाले इन्फॉर्मेंट से जलता है, उसने कुछ और बताया इन्फॉर्मेंट ने, और उसने आदमी ने आपके रिप्रेजेंटेटिव ने आपको उसके बारे में कुछ और जानकारी दे दी, क्योंकि वो जो रिप्रेजेंटेटिव था वो उस इन्फॉर्मेंट से जल रहा था, मतलब किसी बात से कोई पहले से जुड़ा होगा नहीं, उसने तो सही इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन इसने जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसने आपको जो है वो उसकी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो पार्शियल भी हो सकता है आदमी। तो ये जो होते हैं ये 2 मेथड्स आपने पढ़े, मेलिंग मेथड और इन्यूमरेटर्स मेथड। ये 2 मेथड आपको क्वेश्चनरीज के अंदर पढ़ने होते हैं। सिंपल होते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है।
और अब बात करते हैं कि होता क्या है ये चीज़। क्वेश्चनरी, जब आप क्वेश्चनरी पूछ रहे हो तो क्वेश्चनरी में क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चंस क्या होती हैं। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनरी, अच्छी क्वेश्चनरी आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा इसमें, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। नंबर्स जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे वो लिमिटेड हों। ऐसा नहीं है आप इन्फॉर्मेशन देने गए और मार धड़ाधड़ क्वेश्चन ही पूछे पड़े उससे, तो उससे जो है इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो थोड़ा सा चिढ़ भी जाता है कि और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनरी शुड बी एज लिमिटेड एज पॉसिबल। क्वेश्चन शुड बी ओनली रिलेटिंग टू द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी। जो भी इंक्वायरी आपको चाहिए उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछने हैं आपको। ज़रूरी ये नहीं है कि आपने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछने गए और आगे पीछे का पूरा उनके क्वेश्चन पूछने लगे, वो नहीं। जिस चीज़ की इंक्वायरी चाहिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपलिसिटी, सिंपल रखना है। लैंग्वेज आपकी जो क्वेश्चंस की होगी वो सिंपल होनी चाहिए, हार्ड बिल्कुल ना हो, ताकि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आसानी से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे सके। हार्ड लैंग्वेज होगी, मैंने बताया आपको, तो एक्यूरेसी रेट कम हो जाएगा। तो सिंपलिसिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या हुआ, क्वालिटी, सिंपलिसिटी। तीसरा है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस का जो ऑर्डर आप रखेंगे वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी आपने पूछा आपका नाम क्या है, फिर आपने पूछ लिया कुछ और चीज़ कि आप क्या खाना खाते हैं। नहीं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते, जो भी सीक्वेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्वेश्चन मस्ट बी प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। उनका ऑर्डर सही होना चाहिए। ये नहीं कि अभी कुछ सवाल पूछ लिया, थोड़ी देर में कुछ सवाल पूछ लिया, फिर कुछ और सवाल पूछ लिया। ऐसा नहीं, प्रॉपर ऑर्डर में सवाल पूछने चाहिए। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जो वो ना दे सके। अनडिजायरेबल क्वेश्चन और पर्सनल क्वेश्चन मस्ट बी अवॉइडेड। ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस आपको नहीं पूछ सकते हैं उनसे। जो भी क्वेश्चन है आपके इंक्वायरी के रिलेटेड हों तभी पूछना है। कोई पर्सनल क्वेश्चंस आप उनसे नहीं पूछेंगे ताकि जिससे वो थोड़ा सा बिगड़ जाए आपके ऊपर या थोड़ा गुस्सा करने लगे। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। तो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए आपके में। चौथा क्वालिटी हो गई अनकंट्रोवर्शियल। ऐसे क्वेश्चंस जो कंट्रोवर्शियल क्रिएट करते हैं, उन्हें कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उन्हें अवॉइड करना है आपको। क्वेश्चन शुड बी सच एज कैन बी आंसर्ड इम्पार्शली। ऐसे क्वेश्चंस जो आसानी से बिना किसी भी भेदभाव के वो आसानी से आपको दे सके, ऐसे क्वेश्चंस पूछना है। कैलकुलेशंस करनी है। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड। ऐसे क्वेश्चन जिसमें वो उसे कैलकुलेशन करनी पड़े, कैलकुलेट करना पड़े कुछ चीज़, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। ये क्वालिटी रखनी है आपके क्वेश्चंस के अंदर। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे क्या होता है, देखिए क्या होता है। सम क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट ऑन ट्रायल बेसिस। मतलब पहले से ही पूछ लेने चाहिए ताकि आसानी से आप उसको समझ सकें। और इफ़ देयर आंसर इन्वॉल्व सम डिफ़िकल्टी दीज कैन बी रिफ्रेम्ड अकॉर्डिंगली। सच टेस्टिंग इज टेक्निकल कॉल्ड पायलट सर्वे। ठीक है। फिर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस, सही से इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कर सके आपका दिया हुआ। क्रॉस वेरिफिकेशन करना। सच क्वेश्चन में भी आस्क्ड विच हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन। ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो क्रॉस वेरिफिकेशन के माध्यम से भी आप उसे चेक कर सकें कि नाम पूछा, थोड़ी देर में फिर से ऐसा कुछ चीज़ पूछ ली जिससे उसका नाम क्लियर हो जाए, तो क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द क्वेश्चनरी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ये जो हैं ये आपकी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चंस दी हुई हैं बुक में, अच्छे से दी हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 10 हैं, आराम से आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। ये तो हो गया आपका प्राइमरी डाटा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। टॉपिक नंबर 3 है ये, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के क्या मेथड्स होते हैं, दो होते हैं। 2 सोर्सेज दिए हुए हैं आपकी बुक में, पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स। अभी तक आपने पढ़ा था प्राइमरी डेटा का क्या मेथड क्या होता है, अब है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के 2 सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी पब्लिश सोर्सेज और अनपब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज कौन से होते हैं, जो जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, वो जो पब्लिश करते हैं डाटा, उनसे वो सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। आपने वो तो डाटा गवर्नमेंट ने किसी से कलेक्ट कर लिया और उसे पब्लिश कर दिया, आपने वो डाटा उठा के कुछ उसका एनालाइज निकाल दिया, तो वो डाटा जो हो गया वो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो गई। जैसे कौन सी होती हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बुलेटिन जो वो अपना पेश करते हैं, ये सब सेकेंडरी डाटा के अंदर आते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन देयर रूटीन एक्टिविटी। गवर्नमेंट जो होती हैं इंडिया की, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो हर साल अपना जो इंडस्ट्रीज़ का एनुअल सर्वे होता है, रिजर्व बैंक का बुलेटिन होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको उनकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो हर साल अपना जो डाटा अपना जो पब्लिश करते हैं, और उस डाटा को आपने इकट्ठा करके उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में कुछ सर्वे कर लिया या कुछ कंक्लूजन निकाल लिया, तो वो सेकेंडरी डाटा के अंदर आता है। सबसे क्या हो गया, पब्लिश सोर्स में सबसे पहले गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। दूसरा होता है सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट कौन सी होती हैं, जैसे आपकी हो गई म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब होती हैं। ये जो होती हैं ये बर्थ के डाटा, डेथ के डाटा, और एजुकेशन के रिलेटेड डेटाज, हेल्थ रिलेटेड डेटाज को पब्लिश करती हैं। ये भी सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं, ठीक है। थर्ड होता है जर्नल्स एंड पेपर्स। जो डाटा पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में आप देखते हैं हर रोज़ लार्ज वैरायटी ऑफ डाटा जो है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूज़पेपर में छपती है, तो वो डाटा जो वहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हैं कोई डाटा, तो वो भी सेकेंडरी डाटा के अंदर आता है, ठीक है। कौन कौन से होगा, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस और जर्नल एंड पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। फिर होता है पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। जो ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं वो भी अपना डाटा पब्लिश करती हैं ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग। जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी वो कर रही हैं उसका डाटा वो करती हैं। जैसे शुगर मिल्स होती हैं, शुगर मिल अपना डाटा जो है वो हर साल अपना जो बना के और डाटा को पब्लिश करवाती हैं, ताकि लोग उनकी जो प्रॉफिट है, जो सब चीज़ें हैं, उन्हें सही से देख सकें। तो वो डाटा जो ट्रेडिंग एक्टिविटी जो पब्लिश कराती है, वो ट्रेडिंग एसोसिएशन जो पब्लिश कराती है, वो होता है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। ये भी सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है, ठीक है। फिर होता है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनली भी कई सारे सर्वेज और डेटाज होते हैं, स्टेटिस्टिक्स होती हैं जो पब्लिश की जाती हैं। कौन कौन सी, जैसे यूएनओ की, वर्ल्ड बैंक की, फॉरेन गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपना डाटा जो है पब्लिश करती हैं, और वो वहाँ से आपने कोई डाटा कलेक्ट किया, वो भी सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है, ठीक है। ये 5 पॉइंट हो गए। कौन कौन से, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। ये सब होते हैं पब्लिश डेटा, ये सब पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। और अनपब्लिश सोर्सेज कौन होते हैं, दिस डेटा है कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज और ऑफिस रिकॉर्ड। ये डेटा गवर्नमेंट के द्वारा ही इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर। वो अपने ही रिकॉर्ड के लिए जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो पब्लिश्ड कहीं नहीं होते हैं, वो ऐसे ही जाके ऐसे ही जो कलेक्ट कर दिए जाते हैं, वो डाटा जो अनपब्लिश्ड रह जाते हैं उन्हें अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डाटा कहा जाता है। तो ये जो है ये आपका छोटा सा टॉपिक था। सेकेंडरी डेटा के अंदर 2 तरीके का डाटा सोर्सेज होते हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज में गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, जर्नल्स एंड पेपर्स होते हैं, और पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होती हैं। और फिर एक होता है, दूसरा होता है अनपब्लिश्ड, जो डाटा पब्लिश्ड नहीं होते हैं उन्हें अनपब्लिश्ड डाटा कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर तो फिनिश हो गया है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, बुक में भी आपको साफ साफ लिखा हुआ है, देख लीजिए। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, और इसमें कई सारी दी हुई हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जर्नल एंड पेपर्स, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस और पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। ये सब जो डाटा पब्लिश करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स जो अपने डाटा जो पब्लिश कराते हैं, उन्हें भी सेकेंडरी डाटा के अंदर गिना जाता है। और फिर आता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज, उसके अंदर बस ये सिंपल था। अनपब्लिश सोर्सेज में कुछ भी नहीं होता, जो डाटा पब्लिश नहीं किए जाते उन्हें अनपब्लिश्ड डाटा कह देते हैं। और बस ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कल जो है हम लोग अपना 3rd चैप्टर है सेंसस एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ कलेक्शन डाटा, इसे शुरू करेंगे, ठीक है क्लास। थैंक यू।